वेद को समझ आ गया था कि प्रीतम तो बस एक मोहरा था, असली खिलाड़ी कोई और था। उसने जानबूझकर फरहाना और श्याम हेगड़े को भड़काना शुरू किया, जिससे दोनों ही प्रीतम पर गुस्सा होने लगे। प्रीतम रोते हुए श्याम हेगड़े से बोला, मिस्टर हेगड़े, मैंने सच में वो बातें नहीं की थी। ये कमीना और चालबाज है। इसकी मुझसे दुश्मनी है और मुझे फंसाने आया है, इसलिए आप लोगों को भड़का रहा है। तभी धपाक की एक तेज आवाज प्रीतम वाधवा के सिर से आई। फरहाना ने फावड़े से प्रीतम के सिर पर जोर से मारा था। प्रीतम के सर से खून निकलने लगा और वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, बस करो फरहाना बहन, आपको इस आदमी ने बेवकूफ बना दिया है। श्याम हेगड़े कोई बेवकूफ नहीं था। उसे समझ आ गया था कि असली कल्प्रिट वेद है। वो जानबूझकर आग में घी डाल रहा है और फरहाना भी वेद की चाल समझ गई थी। उसने फावड़ा उठाया और वेद के सिर पर पूरी ताकत से वार करने आगे बढ़ी, लेकिन वेद ने फावड़े का हैंडल पकड़कर छीन लिया और फावड़े को दूर फेंक दिया। फरहाना का शरीर डगमगाया और वो लगभग जमीन पर गिर ही गई। वो हैरानी से वेद को देखने लगी। उसकी आंखें गुस्से से फैल गई और वो गालियां देते हुए बोली, हरामी, तुझ में इतनी हिम्मत कि मुझे मारे। वेद ने उसे एक नजर देखा और बोला, किसे गाली दे रही हो? हरामी किसे कहा? फरहाना दांत पीसते हुए चिल्लाई, अरे तुझे ही तो कहा है हरामी। वो गुस्से में वेद की तरफ झपट पड़ी। वेद ने पलटकर एक लात मारी और प्रीतम वाधवा को दूर उड़ा दिया। यह देखकर औरत और श्याम हेगड़े दोनों डर गए। श्याम हैरानी से बड़बड़ाया, इतनी जबरदस्त लेग स्ट्रेंथ, 100 किलो से ज्यादा वजन वाला आदमी इतनी दूर छिटका दिया। प्रीतम वाधवा जमीन पर कई बार लुढ़का, तब जाकर रुका। उसने खून थूका और वेद को घूरते हुए गाली दी, तूने मुझे क्यों मारा साले? फरहाना बहन ने तुझ पर हमला किया ना, तो मुझे क्यों धोया? वेद ने फरहाना की तरफ देखा और कंधे उचकाते हुए बोला, वो क्या है ना, मुझे औरतों को मारना पसंद नहीं है, खासकर किसी बूढ़ी औरत को। वो हमारे पहाड़ों में एक कहावत है, एक को मारकर 10 को डराओ। हाँ, लेकिन अगर मुझे मजबूर किया जाए तो चाहे आदमी हो या औरत, फिर मैं जेंडर नहीं देखता। प्रीतम वाधवा गुस्से से खून उगल रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। अपने टॉय शोरूम में वह पहले देख चुका था कि वेद कुंफू जानता है। उससे जीतना नामुमकिन था। वेद मुस्कुराते हुए प्रीतम वाधवा के पास गया, उसके बाल पकड़े और जमीन से घसीटते हुए उसे उठा लिया। प्रीतम वाधवा जोर जोर से चीखने लगा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अबे छोड़ साले, मेरे बाल उखड़ जाएंगे कमीने, मेरी खोपड़ी का भरता बनाएगा क्या? छोड़। लेकिन बेचारा जितना भी तड़पा, वेद की सख्त पकड़ से छूट नहीं पाया। वेद ने ठंडी नजरों से प्रीतम वाधवा की आंखों में देखते हुए कहा, तुझे पता है ना मैं तुझसे मिलने क्यों आया हूं? चल तेरे घर चलकर आराम से बात करते हैं। प्रीतम वाधवा का चेहरा पीला पड़ गया। वो श्याम हेगड़े की तरफ देखकर चिल्लाया, मिस्टर हेगड़े, प्लीज मुझे बचाइए। श्याम हेगड़े ने ठंडी सांस छोड़ी और प्रीतम को गालियां देते हुए बोला, बेवकूफ, तूने खुद मुसीबत मोल ली है, इसमें मुझे क्यों घसीट रहा है? अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप इसकी बात सुन ले। मुझे किसी के घर वर से कोई मतलब नहीं है। जो बवाल तूने किया है उसे खुद हैंडल कर। तेरी वजह से अगर मेरे बिजनेस में रुकावट आई तो ये तुझे मारे या ना मारे, मैं तुझे मार दूंगा। प्रीतम वाधवा कांप उठा और फिर एक शब्द नहीं बोला। वेद समझ गया कि इस मामले में मिस्टर हेगड़े का भी हाथ हो सकता है। वैसे भी प्रीतम वाधवा यही था, उससे सच उगलवाना आसान था। वेद मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, रंगीला के मामले से जुड़ा कोई भी आदमी बच नहीं पाएगा। सबका हिसाब करेगा ये वेद कपूर। आज सबकी बजेगी बैंड। वेद प्रीतम वाधवा के बाल पकड़कर उसे गली के गेट की तरफ घसीटने लगा। जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर फरहाना और श्याम हेगड़े को देखा और कहा, अगर मुझे भनक भी लगी कि रंगीला के केस में तुम में से कोई शामिल है तो फिर मुलाकात होगी। प्रीतम वाधवा की चीखें सुनते हुए फरहाना और श्याम हेगड़े दोनों के दिलों में ठंडक दौड़ गई। फरहाना ने घबराते हुए धीमी आवाज में श्याम हेगड़े से पूछा, ये आदमी आखिर है कौन? श्याम हेगड़े ने नाम सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन चाहे जो कोई भी हो, कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देखना पड़ता है। अगर इसने प्रीतम वाधवा के साथ ऐसा किया तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। फरहाना ने आंखें घुमाई और मन ही मन बोली, क्या कर लोगे? जब आदमी सामने था तब तो कुछ बोले नहीं, अब क्या शेर बन रहे हो? फिर वो श्याम से बोली, वैसे मिस्टर हेगड़े, आप अंदर जाकर मैडम से नहीं मिलेंगे? श्याम हेगड़े ने जबरन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अभी नहीं, मुझे काम है, वापस जाना पड़ेगा। ये कहकर वो पलटकर तेजी से चला गया। बाहर आते ही श्याम हेगड़े ने मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। ब्रो, अभी अभी एक आदमी से सामना हुआ, लगता है वो रंगीला वाले इंसिडेंट की वजह से आया है। बंदे में दम भी बहुत है। ठीक है, मैं कुछ लोगों को बुलाकर नजर रखवाता हूँ। कलाल अंकल आ रहे हैं और ईगल आई ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी। ठीक है, वैसे भी ये कुसुम न करें, यहाँ बवाल करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, मैं देख लूंगा ब्रो। दूसरी तरफ प्रीतम वाधवा किसी भूत की तरह रो रहा था और भेड़िए की तरह चिल्ला रहा था। वेद ने उसे घसीट कर उसके ही घर के आंगन में फेंक दिया। आंगन में शोर सुनते ही घर के अंदर से कई आदमी भागते हुए बाहर आए, जैसे अभी अभी नींद से उठे हों। प्रीतम वाधवा बड़ी मुश्किल से जमीन से उठा। शर्मिंदगी में वेद की तरफ उंगली दिखाकर उन लोगों से चिल्लाया,
इस कमीने को पकड़ो, ये आदमी यहां मुझे मारने आया है। ये सुनकर वो सारे लोग गुस्से में वेद को घेरने लगे। उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी जो सिर्फ बनियान पहने था, वो वेद को पॉइंट करते हुए बोला, अबे तू है कौन? प्रीतम भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मरने का शौक है क्या? पता भी है ये जगह कौन सी है और तू यहां आकर हंगामा कर रहा है? ये कहते हुए वो आगे बढ़ा, लेकिन वेद पहले ही झपट पड़ा और एक जोरदार लात में उसने बनियान वाले आदमी को उड़ा दिया। ये देख आसपास खड़े सब लोग सन्न रह गए। दूसरा आदमी हैरानी से बोला, ये बंदा इतना खतरनाक है? लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और उसने पहले ही मार दिया। इतने लोगों से पिटने का डर भी नहीं है क्या? वेद बाकी लोगों की तरफ झपटता हुआ चिल्लाया, अरे लड़ना है तो लड़ो, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो आ जाओ, जल्दी खत्म करते हैं। दो हट्टे कट्टे आदमी तोड़कर उस पर टूट पड़े, लेकिन वेद ने एक एक पंच में दोनों को जमीन पर सुला दिया। अब सबको समझ आ गया कि यह आदमी कोई मामूली नहीं बल्कि काफी ताकतवर है। वो लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। संभल कर रहो, ये बहुत खतरनाक है। अरे भागो, इसे रोकना हमारे बस की बात नहीं है। अरे टीटू भाई को बुलाओ, हम इसके लेवल के नहीं है। लोग इधर उधर भागने लगे। वेद ने कुछ को पकड़कर गिराया, फिर नजर घुमाई तो बाकी सब गायब हो चुके थे। तभी उसकी नजर गेट के पास खड़े प्रीतम वाधवा पर पड़ी। प्रीतम वाधवा ने सोचा था कि सब वेद में उलझे रहेंगे और वो मौका देखकर अंदर वाले आंगन में घुस जाएगा, लेकिन उसने देखा कि सब लोग उसे ही धकेलते हुए भाग रहे हैं और पलक झपकते ही वो बिल्कुल अकेला रह गया। प्रीतम वाधवा घायल था और इतना थक चुका था कि गाली देने की भी ताकत नहीं बची थी। वो पलटा और पीछे खड़े वेद को देखा। वेद ने पैर उठाया और लात मारकर प्रीतम को मेन गेट के अंदर फेंक दिया। प्रीतम वाधवा चीखते हुए फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटनों से खून निकल रहा था और सिर से पैर तक कोई ऐसी जगह नहीं थी जो दर्द ना कर रही हो। अंदर वाले आंगन से निकलते लोगों को देखकर प्रीतम वाधवा दर्द में चिल्लाया, टीटू भाई और मुझे बचा लो। सबसे आगे एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसके शरीर पर डरावने टैटू बने हुए थे। वो हाथ में लगभग 2 मीटर लंबी लाठी लिए आगे आया। उसने वेद को घूर कर गाली दी, कहां से आया तू सौंदे आवारा? यहां आकर बवाल मचाने की हिम्मत कैसे हुई? मरना है क्या? चल, एक बाप की औलाद है तो लड़ मुझसे, आज तेरा काम तमाम करता हूं। यह सुनकर वेद की मुट्ठियां कस गईं। वहीं टीटू चिल्लाते हुए वेद की तरफ दौड़ा और लाठी उठाकर उसके सिर पर पूरी ताकत से वार करने को हुआ, लेकिन जैसे ही लाठी उसके सिर पर पड़ने वाली थी, वेद ने लाठी पकड़कर छीन लिया और हंसते हुए बोला, अबे तू है टीटू? भाई यार, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। तेरे बाप को तेरी पर्सनालिटी के हिसाब से नाम रखना था, ये क्या नाम हुआ टीटू? एक पहलवान को यह नाम सूट नहीं करता। टीटू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वही लाठी उसके सिर पर पड़ चुकी थी। लाठी 2 टुकड़ों में टूट गई। दर्द से उसकी आंखें पलट गई और वो ऐसे ढेर हो गया जैसे शरीर की सारी हड्डियां निकल गई हों। वे बची हुई लाठी का टुकड़ा फेंककर हाथ झाड़ते हुए बोला, मेरे बाप के बारे में बात करेगा? अब बात करने लायक नहीं रहेगा। टीटू के साथ दौड़कर आए सबके सब लोग सन्न रह गए। सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि यह आदमी आखिर है कौन और इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? जब सबसे पहले पहलवान टीटू ही टिक नहीं पाया तो हम लोग तो इसके आगे मच्छर हैं। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि वेद पहले ही टूट पड़ा। अपने गार्ड्स को हवा की तरह उड़ते और पिटते देख प्रीतम वाधवा की तो रोने जैसी हालत हो गई। बाकी जो गार्ड्स है वो फिर अंदर भागने लगे तो प्रीतम रो पड़ा, अबे तुम सब एक दूसरे से भी तेज भाग रहे हो, कम से कम 1-2 मिनट तो उसे रोक लेते। कमाल है, आते भी फास्ट हो और भागते भी फास्ट हो। अरे यहाँ रेस में हिस्सा लेने आए हो क्या? अब तो प्रीतम ने जमीन पर पड़े रहने का फैसला कर लिया। खड़ा हुआ तो फिर पिटना ही है, तो पड़े रहो, जो होगा देखा जाएगा। तभी मेन रूम से कुछ और लोग बाहर निकले। सबसे आगे करीब 50 साल का एक बूढ़ा आदमी था। उसने एक महंगा सूट पहन रखा था। वो गुस्से से भरे चेहरे के साथ वेद के सामने आया और गुर्रा कर बोला, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? उसके पास खड़ी तान्या अचानक चिल्लाई। वेद की तरफ उंगली करते हुए बोली, ये वही है जिसने हमारी टॉय शॉप बंद करवा दी। वेद ने तान्या को देखा और फिर उसके पास खड़े आदमी को। बूढ़े आदमी ने शैतानी हंसी हंसते हुए वेद से कहा, क्यों लड़के, मेरी वाधवा फैमिली से तेरा क्या झगड़ा है? इतना अग्रेशन दिखाने की क्या जरूरत है? वेद ने उसे देखा और पूछा, इस घर में आखिरी फैसला आपका ही होता है क्या? बूढ़े आदमी ने हाथ पीछे बांधकर कहा, मैं जितेंद्र वाधवा हूं, यहां मेरा ही हुक्म चलता है। सुन लड़के, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, ये कुसुम नगर है, यहां कानून भी हमारा चलता है। तू अभी प्राइवेट रेसिडेंस में जबरन घुसने का आरोपी है। अगर मैंने पुलिस बुला ली तो 10-15 दिन जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा, समझे? वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वेद अचानक आगे बढ़ा और उसका गला पकड़ लिया। क्या कर रहा है? छोड़ मुझे, मरना चाहता है क्या? तान्या हड़बड़ाकर हेल्प के लिए चिल्लाई और प्रीतम भी घबराकर वेद पर चिल्लाया, अरे पागल, उनको छोड़ दे वरना आज यहां से जिंदा बाहर नहीं जाएगा।
आसपास के लोग घबरा गए और वेद पर चिल्लाने लगे। तभी जीन्स पहने एक आदमी ने बिना कुछ बोले पीछे से चाकू निकालकर वेद पर वार कर दिया। वेद ने एक हाथ से जितेंद्र का गला पकड़े रखा और दूसरे हाथ से उस आदमी की कलाई पकड़ ली। वेद ने पूरी ताकत लगाई और जीन्स वाले की कलाई टूट गई और उसी टूटी कलाई वाले में रखा चाकू सीधे उसके पेट में घुसा दिया। वो दर्द से चीख उठा। तब वेद बोला, पीठ पीछे वार करने वाले मुझे पसंद नहीं है। हालांकि वार जानलेवा जगह पर नहीं था, पर वो आदमी दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर लौटने लगा। न मर पा रहा था, न बेहोश हो पा रहा था। उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर सब लोग डर गए और अनजाने में पीछे हट गए। वेद ने तब जितेंद्र को देखा, जो अब भी उसका गला पकड़े होने की वजह से हिल नहीं पा रहा था। फिर वो शांति से बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुन पाओगे ना? रंगीला को किसने जलाया था? किसने उसे नुकसान पहुंचाया? रंगीला का नाम सुनते ही सबके चेहरे उतर गए और सब चुप हो गए। ये कहकर वेद ने जितेंद्र का गला छोड़ दिया। जितेंद्र ने खांसते हुए जहरीली नजरों से वेद को देखा और दांत पीस कर बोला, क्या रंगीला ने तुझे भेजा है? लड़के, किसी लूजर के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। तू मेरे लिए काम। वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वेद ने फिर उसका गला पकड़ लिया। फिर दूसरे हाथ से वेद ने उसके मुंह पर जोरदार घूंसा मारा। जितेंद्र का मुंह खुला रह गया। तभी तान्या सामने आई और अपने लंबे नाखूनों से उसको गाल नोचने लगी, लेकिन वो उसके छू पाती उससे पहले ही उसे पेट में लात पड़ी और वो जमीन पर गिर गई। सॉरी, बाय वन गेट वन फ्री यहां लागू नहीं होता। और मेरे सामने ज्यादा बदतमीजी मत करना। मुझे औरतों पर हाथ उठाना पसंद नहीं है, इसलिए मजबूर मत करो। प्रीतम चिल्लाया, अगर औरत को मारना नहीं चाहते हो तो हाथ उठाते ही क्यों हो? उसे लात मारकर गिरा भी दिया और ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती? इसी वक्त बाहर से एक काले कपड़ों का झुंड भागता हुआ अंदर घुसा और उनका लीडर चिल्लाने लगा, ये लड़के, सर पर हाथ रखो और घुटने पर बैठ जाओ। उन्हें देखते ही प्रीतम खुश हो गया। वो अचानक उछलते हुए बोला, ये हेगड़े फैमिली के सिक्योरिटी कंपनी वाले हैं। आखिरकार आ ही गए। हेगड़े फैमिली बीच में आ गई है तो चाहे कितने भी लड़ाकू अब निपट जाएगा। अभी जितना ज्यादा अकड़ दिखा रहा था, अब उतना ही बुरा हाल होगा। वेद ने पलट कर देखा तो कम से कम 30 आदमी सामने थे और सबके हाथ में गन्स थी। वेद बिना हथियार के था। अगर वो जरा भी हिलता तो वो लोग उसे शूट कर सकते थे। वेद ने जितेंद्र का गला छोड़ दिया और हाथ ऊपर करके बोला, ओके, मैं सरेंडर करता हूं। यह सुनकर प्रीतम, तान्या और जितेंद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या वेद सच में सरेंडर कर देगा? क्या वो रंगीला का बदला ले पाएगा? कौन है ये हेगड़े फैमिली? क्या कनेक्शन है इनका ईगल आई ऑर्गेनाइजेशन से? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।